नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है स्वयंभू, सरहपा, अब्दुर रहमान या शालिभद्र सूरी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगर हम बात करें कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब्दुर रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। जबकि सर्वमान्य मत है कि हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपा को ही माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आदिकाल की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि आदिकाल की विशेषता कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है वीरता की प्रवृत्ति, युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव या अलंकारिकता। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आदिकाल की विशेषता जो है वो कौन सी नहीं है, तो फिर वह किस काल की है? साथ में आपने ये भी आंसर बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। अलंकारिकता जो है वो आदिकाल की विशेषता नहीं मानी जाती है, बल्कि रीतिकाल की विशेषता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई नहीं लिखी? किसने जो है वो सतसई नहीं लिखी? आपके पास ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, सेनापति या वृंद कवि। तो साथियों, उसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सतसई का अर्थ क्या होता है। सतसई शब्द जो है वो सत और सई से मिलकर बना है। ठीक है, सत का अर्थ होता है सात और सई का अर्थ होता है 100। तो इस तरह से सतसई का अर्थ क्या हुआ? जिसमें कवि 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं, उसे हम जो है वो सतसई कहते हैं। तो आपने बताना है कि सतसई किसने नहीं लिखी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। सेनापति ने सतसई नहीं लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बेठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? आप लोगों ने बताना है कि प्रयोगवाद को बेठे ठाले का धंधा किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या शिवदान सिंह चौहान। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयोगवाद को बेठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बेठे ठाले का धंधा कहा है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में प्रयोगवाद का समय बताना है कि प्रयोगवाद का समय क्या माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? आपको बताना है कि काशी नागरी प्रचारणी संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे। आपके पास ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपने बताना है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई उसमें कौन शामिल नहीं था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल जो है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने 1893 ईस्वी बताया है उनका उत्तर एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह या रस आखेटक। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगर हम बात करें कि चिंतामणि किसका निबंध है, तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र का है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है।
हमारा अगला प्रश्न है, बरवे नाई का भेद का रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि बरवे नाई का जो एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। बरवे नाई का जो है वो रहीम की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है कि प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला या ना आने वाला कल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का नहीं है, सॉरी, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है ये आपको बताना है और साथ में उसका रचनाकार भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। निर्मला जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है, 1927 ईस्वी का। अगर हम बात करें कि चित्रलेखा किसका उपन्यास है, तो भगवती चरण वर्मा का, 1934 ईस्वी का। सन्यासी इला चंद्र जोशी का, 1940 ईस्वी का। और ना आने वाला कर ये मोहन राकेश का उपन्यास माना जाता है, 1968 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है पीताम्बर, भला बुरा, स्नानघर या प्रतिदिन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। पीताम्बर जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि भला बुरा किस समास का उदाहरण है, तो यह द्वंद्व समास का है। स्नानघर तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है और प्रतिदिन अविर्भाव समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? आपको बताना है कि वनवास इसमें कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? वनवास में जो है वो कौन सा उदाहरण है, कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। वनवास जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, या वनवास में जो है वो तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? आपके पास ये निबंध दिया गया है रसज्ञ रंजन। तो आपको बताना है कि यह किसका निबंध संकलन है। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किसका निबंध संकलन माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यह पंक्तियाँ जो है वो किसकी है? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। तो यह पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास या रामानंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है वो किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो कुंभनदास की है और कुंभनदास जो है वो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कुंभनदास अष्टछाप के वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1468 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हमारा प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या प्रेमचंद युग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? गद्य का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग,
शुक्ल युग या प्रेमचंद युग? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु युग को जो है वो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। भारतेंदु युग का समय क्या माना जाता है? तो 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा या शिवदान सिंह चौहान। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आप लोगों ने उनका जो रिपोर्ताज है उसका नाम भी बताना है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। शिवदान सिंह चौहान को हिंदी रिपोर्ताज का जनक माना जाता है और इनकी रिपोर्ताज का नाम क्या है? तो लक्ष्मीपुरा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रकांता के उपन्यासकार का नाम बताइए। आपको बताना है कि चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री या भगवती चरण वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रकांता उपन्यास जो है उसके रचनाकार बताना है आपको कि कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह उपन्यास जो है वो देवकी नंदन खत्री का है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास जो है वो तिलस्मी और अय्यारी से परिपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या सुमित्रा नंदन पंत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु मंडल का कवि कौन नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भारतेंदु मंडल के कवि नहीं माने जाते हैं, बल्कि यह छायावादी कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? भारतेंदु में सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु मंडल में वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था तो 1850 में। ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र का 1856 में, ठाकुर जगमोहन सिंह का 1857 में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, छठा बेटा नाटक के रचनाकार कौन है? ये आपके पास नाटक दिया गया है छठा बेटा, इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? छठा बेटा नाटक के रचनाकार कौन है? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हमारे साथियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और हम बहुत जल्द ही फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आपको बताना है कि छठा बेटा नाटक के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह उपेंद्र नाथ अश्क का है और इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है तो इसका रचनाकाल जो है वो 1940 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत का रचनाकाल क्या है? आपको बताना है कि साकेत का रचनाकाल क्या है। आपके पास ऑप्शन है 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1931 ईस्वी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साकेत का रचनाकाल क्या माना जाता है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। साकेत का रचनाकाल 1931 ईस्वी माना जाता है। अब आप लोगों को बताना है कि यह किसकी रचना है। बिल्कुल सही, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास यशपाल का है। कौन सा उपन्यास यशपाल का है। आपके पास ऑप्शन है झूठा सच, अनामदास का पोता, मानस का हंस या गुनाहों का देवता। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा उपन्यास जो है वो यशपाल का है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। झूठा सच जो उपन्यास है वो यशपाल का है। अगर हम बात करें कि अनामदास का पोथा जो है वो किसका उपन्यास है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1976 का। ठीक है। और मानस का हंस यह किसका उपन्यास है, यह अमृतलाल नागर का है, 1972 का। गुनाहों का देवता ये किसका उपन्यास है, तो यह धर्मवीर भारती का है, 1949 का। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।